बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए क्या है? डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। डीएनए इज़ एन एसेंशियल मॉलिक्यूल फॉर लाइफ। डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल मॉलिक्यूल है लाइफ के लिए। इट एक्ट्स लाइक अ रेसिपी होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस टेलिंग आवर बॉडीज़ हाउ टू डेवलप एंड फंक्शन। यानी कि बिल्कुल डीएनए एक रेसिपी की तरह काम करता है कि डीएनए हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह हमारी पूरी बॉडी ने काम करना है, किस तरह हमारी पूरी बॉडी ने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। व्हाट इज़ डीएनए मेड ऑफ? अब डीएनए जो है, अगर हम बात करें कि डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, तो डीएनए इज़ अ लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए एक लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल है जो किससे मिलके बना हुआ है? हम कह रहे हैं डीएनए इज़ अ लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। अब 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। They are usually represented by their first letter. First is adenine, thymine, cytosine, guanine। यानी कि एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 टाइप के हैं। और डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से मिलके। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, डेट इज़ द गुआनिन, एडिनिन एंड द थाइमीन। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये साइटोसिन है और यहाँ पर ये गुआनिन जो है, ये साइटोसिन और गुआनिन आपस में अटैच होते हैं। इसी तरह एडिनिन एंड थाइमीन अटैच होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की, कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि सेल डिवाइड होता है और डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में हम बात करते हैं कि द डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट्स इनटू 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होता है 2 स्ट्रैंड्स में एंड देन प्रोड्यूस 2 न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। अब डीएनए का मॉलिक्यूल सेपरेट होता है और 2 स्ट्रैंड बना देता है। अब वो 2 स्ट्रैंड जो बनते हैं वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। Each strand of the double helix of a DNA serve as a template or a model for the new strand। अब इनमें से एक जो स्ट्रैंड होगा वो एज अ टेम्पलेट काम करता है। जैसे ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है, इसकी स्टेप 1 अनजिपिंग हुई, उसके बाद स्टेप 2 में बताया हुआ है कि कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, देन स्टेप 3 में शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म्ड कनेक्टिंग न्यूक्लियोटाइड इन द 2 न्यू स्ट्रैंड टू सेमी कंजर्वेटिव डॉटर मॉलिक्यूल। अब सेमी कंजर्वेटिव डॉटर मॉलिक्यूल क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट डीएनए था, इसकी अनजिपिंग होती है, फिर उसके बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब जो 2 मॉलिक्यूल हैं इसको हम सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जो इसका हम कह रहे हैं एक जो इसकी है लाइन की पेरेंट स्ट्रैंड से आई है, यानी कि एक इसका जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट से आया हुआ है, जबकि दूसरा जो है ये इट सेल्फ डिवाइड हुआ है। यानी कि एक जो स्ट्रैंड होगा इन दोनों में से वो पेरेंट से आया हुआ है, जबकि दूसरा जो है डेट एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं कि एक जो है वो इसने डिवाइड होके बना है और जो एक है वो इसके पेरेंट सेल से आया है। तो ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के की प्लेयर्स की अगर बात करें तो इसमें हेलिकेज एक्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, देन प्राइमेज एंड देन लाइगेज। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, स्टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1 या डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये आपसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज जो है वो अनजिपिंग करता है, यानी कि डीएनए को ओपन करता है। जैसे अगर ये इस तरह है डीएनए तो इसको ये खोल देगा, ठीक है, इसको ये इस तरह अनजिप कर देता है।
इसके अलावा जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है वो क्या करती है, जब एक रेप्लिकेशन इस तरह करके एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं जिनको SSB यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, जो क्या काम करती हैं कि वो प्रिवेंट रिवाइंडिंग ऑफ द DNA, यानी कि क्योंकि हेलिकेज ने DNA को ओपन किया है तो ये क्या करती हैं कि उसके साथ जुड़ जाती हैं, ताकि बिल्कुल एक क्लिप की तरह कि उसको एक क्लिप की तरह उसके फॉक पे जुड़ जाती हैं एक साइड पे, ताकि दोबारा वो जो DNA के स्ट्रैंड है वो आपस में ना जुड़ सके, तो उसको ये रोकती हैं कि वो दोबारा से एक दूसरे के साथ ना जुड़ें। तो ये कौन काम करती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट टोपोआइसोमेरेज क्या है, टोपोआइसोमेरेज वर्क्स एट द रीजन ahead of the replication fork to prevent super coiling। टोपोआइसोमेरेज भी क्या काम करता है, ये भी सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। रेप्लिकेशन फॉर्क जो बना है बिल्कुल एक कांटे की तरह का बनता है इस तरह, इसके ऊपर जो है टोपोआइसोमेरेज जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, जो कि इसको सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट प्राइमेज जो है वो सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर को टू दी DNA स्ट्रैंड, उसके यानी कि ये प्राइमेज जो है वो सिंथेसिस कर रहा है RNA प्राइमर की, फिर उसके आगे जो है इसकी DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। आगे DNA पॉलीमरेज 3 जो है ये एक्सटेंड करता है प्राइमर को और ये ऐड होता है उसके 3 एंड पे, और उससे जब ये DNA पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू DNA बनाने का काम करता है, ये यानी कि प्राइमर्स को उसके 3 एंड पे अटैच करता है और फिर आगे जैसे जैसे प्राइमर्स अटैच होते जाते हैं वैसे वैसे ये न्यू DNA बनाता जाता है। Then RNA primer remove and replaced with DNA by DNA polymerase 1। Then फिर RNA प्राइमर जो है ये क्या करता है, ये रिमूव होता है, फिर उसकी जगह एक नया DNA ले लेता है, किसकी मदद से, DNA polymerase 1 की मदद से। उसके बाद आगे DNA लाइगेज क्या काम करता है, DNA लाइगेज जो गैप्स रह जाते हैं DNA फ्रेगमेंट्स के दरमियान में, जो गैप्स होते हैं उनको फिल करने का काम DNA लाइगेज करता है। उसके बाद DNA पॉलीमरेज क्या है, DNA पॉलीमरेज आर अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स दैट कैरी आउट ऑल फॉर्म्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो DNA पॉलीमरेज एक एंजाइम की फैमिली है, जितने भी DNA रेप्लिकेशन में सारे फंक्शंस हैं उनको DNA पॉलीमरेज परफॉर्म करता है। तो DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन ऑफ DNA में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, अगर देखा जाए रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। ज़्यादा जो है वो बेहतर जो इंपॉर्टेंट है वो यूकैरियोट्स में होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ पे ओरिजिन की अगर बात करें कि रेप्लिकेशन का ओरिजिन प्रोकैरियोट में क्या है और यूकैरियोट में क्या है, तो रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन प्रोकैरियोट, अब डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं जहाँ पर आकर जो है कोई भी जहाँ से हमने वो कहना है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, ओरिजिन है, कहीं से भी आकर वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाती, एक स्पेसिफिक ओरिजिन है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स में वो कहाँ पर होती है, वो एक ORI एक रीजन है जिसको हम कहते हैं ORIC, यहाँ पर ये रीजन है जहाँ से इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक dsDNA बाइंडिंग प्रोटीन्स विद अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट रिपीटिंग DNA सीक्वेंस इन E. coli, ठीक है। उसके अलावा E. coli में ORIC इज़ बाउंड बाय द प्रोटीन DNA, ठीक है। ये डिफरेंट ओरिजिन्स हैं जो कि बताए हुए प्रोकैरियोट्स में। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कितने जो है बेस पेयर हैं DNA के, 150 से 250 बेस पेयर DNA के हैं जो बनते हैं। देन इट लीड्स टू द लोकल डीनेचुरेशन एंड अनवाइंडिंग ऑफ एन एडजेसेंट AT रिच रीजन ऑफ DNA। देन फिर उसके बाद जो इसकी डीनेचुरेशन होती है या अनवाइंडिंग होती है DNA की, वो उसके AT रीजन पर होती है। आगे इसमें आपने जैसे इसके ओरिजिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है उसके ओरिजिन कौन से हैं। अब अगर इसके यूकैरियोट्स की बात करें तो फंक्शनली सिमिलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, अब यहाँ पर इसके जो रीजन है दैट इज ARS हैव बीन आइडेंटिफाइड इन यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में इसका जो ओरिजिन है वो हम कह रहे हैं ARS है, ठीक है, जो है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ARS contains somewhat degenerate 11 base pair sequence called the origin replicating element ORE। अब ARS क्या है, ये एक 11 बेस पेयर है इसमें और इसको हम कहते हैं origin
ओरिजिन रेप्लिकेशन एलिमेंट, यानी कि उसमें ORIC था, इसमें ORE ओरिजिन होगा। अब ORE बाइंड a set of protein analogous to the DNA proteins of E. coli which is collectively called the origin recognition complex। अब ये बिल्कुल ORE जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने E. coli यानी कि प्रोकैरियोट्स में हमने बात की थी ORC की, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। अब ORE जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू एन अप्रॉक्सीमेटली 80 बेस पेयर 80 रिच सीक्वेंस दैट इज़ ईजी टू अनवाइंड। और ये जो 80 सीक्वेंस है यूकैरियोट्स में ORE की अगर हम बात करें तो ये जो 80 सीक्वेंस है इसका वो बहुत जल्दी इजीली अनवाइंड हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट DUE। और इसके अलावा इसका जो बेस पेयर है वो कितना है, इसका जो बेस पेयर है वो है 80 बेस पेयर ऑफ DNA। ठीक है, तो इसमें जस्ट हमने डिस्कस किया है DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, DNA रेप्लिकेशन कहते किसको हैं, और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन क्या है। उसके अलावा इसके जो स्टेप्स है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।